नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग पहलुओं की, अलग अलग पक्षों की, यानी कि म्यूचुअल फंड के जरिए, यूलिप्स के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, गोल्ड के जरिए कैसे आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वेल्थ क्रिएशन को। आज भी हम बातचीत करेंगे एक अलग पहलू की, जिसमें हम बात करेंगे कि प्लानिंग कितनी ज़रूरी है और इस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए जो आपको एक मैक्सिमाइज रिटर्न दे अपने पोर्टफोलियो में। बातचीत करेंगे आज हम विरल भट्ट से, हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ही देर में, फाउंडर मनी मंत्रा के। विरल जी से हम बातचीत करेंगे अलग अलग पक्षों को लेके और साथ साथ कई सारे दर्शकों के सवालों के जवाब को लेकर भी। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अलग अलग माध्यम के जरिए आप हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं, जिसमें आस्क आवाज योर मनी, ये हैशटैग यूज करेंगे सोशल मीडिया का हिस्सा बनने के लिए। yourmoney@nw18.com ये हमारा मेल आईडी है, जिस पे आप अपना सवाल सीधे भेज सकते हैं, और 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। विरल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फाइनेंशियल प्लानिंग तो सभी कर लेते हैं, मोर और लेस, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की सही प्लानिंग ये सबके बस की बात नहीं होती। इसके लिए आती है एक्सपर्ट की जरूरत, जहां आप फिट होते हैं। तो सबसे पहले कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग की प्लानिंग की जाए, यानी कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, कब सही समय है, क्या यही सही समय है या वेट करना है किसी सही समय का, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, कैसे बैलेंस करें इन सबके बीच में। तो क्या कहता है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन इस चीज के ऊपर? नमस्कार सुमित जी, शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। आपने सही कहा, यानी शुरू में आपने कहा कि ऊपर नीचे कर लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत तक लोगों को भी पता भी है, सुना भी है। बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जब भी मैं बात करता हूँ मेरे कोई भी क्लाइंट के साथ या किसी इंडिविजुअल्स के साथ, वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि अरे विरल, बहुत लंबा प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है, इतनी सारी डिटेल्स क्यों मांग रहे हो, इतना क्यों पूछ रहे हो। बट जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग है ये बेहतरीन तरीका है आपके पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रक्चर्ड वे में रोड मैप देने के लिए। और मैं सुमित जी यहाँ पे ऐसी 5 चीजें बताना चाहूंगा आज दर्शकों को, जहां पे वो ये 5 चीजों को से फायदा, यानी उसको फायदा क्या हो सकता है, यानी ये फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्यों करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको जरा भी, अगर मैं कहता हूँ कि आपको लगता रहेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा नहीं है। ये 5 चीजें मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला है कि आपका इनकम और आपकी एक्सपेंस, यानी आपकी जो सेविंग्स हो रही है, वो सेविंग्स का आपको करेक्ट एक आपको आइडिया मिलेगा। आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग बेस से आपके पर्सनल फाइनेंसिस को देखते हैं, सेविंग्स का आइडिया मिलेगा, साथ में निवेश में मुझे इन्वेस्ट कितना करना है, तो उसका एक रोड मैप जो है, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। क्योंकि देखो हमारे एस्पिरेशंस, गोल्स बहुत सारे होते हैं लाइफ में, और मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो भी हमारे एस्पिरेशंस या गोल्स होते हैं वो काफी इमोशनल होते हैं। बच्चों के शादी के लिए हो गया, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो गया, घर खरीदना हो गया, तो ये काफी इमोशनल फैक्टर्स होता है। अगर ये इमोशनल फैक्टर्स को अगर मुझे हासिल करना है और अचीव करना है, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक काफी अच्छा रोड मैप है, जहां पे मुझे मेरा निवेश, मेरी बचत कितनी होती है और मैं निवेश कितना कर सकता हूं, उसका आइडिया मिलेगा। दूसरा, मैं काफी डिसिप्लिन रह सकता हूं। मैं जब भी मैं सोचता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं एक साथ, तो अगर मेरी कैपेसिटी अगर नहीं होगी तो मैं धीरे धीरे सोचूंगा। मैं एसआईपी के बारे में सोचूंगा। तो एसआईपी एक आपको अनुशासित करती है आपके निवेश के लिए, डिसिप्लिन लाने में मदद करती है। तीसरी चीज, बहुत बार ऐसा देखा गया है, और अभी तो हम ऑब्जर्व भी करते हैं, हमने महसूस भी किया है कि आजकल डेट, जो हमको लोन है, वो काफी इजीली मिल जाता है, राइट। और कर्ज इतनी आसानी से अगर मिल रहा है तो मेरा कर्ज भी बड़ा होगा। तो ये कर्ज जो मुझे मिला है, मैंने लोन जो लिया है, डेट जो मेरा है, उसको मैं कैसे पे ऑफ कर सकता हूँ, कितनी अच्छी तरीके से मैं उसको खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बर्डन भी बन के आता है। तो अगर वो बर्डन है, तो उसको मैं कैसे डिसिप्लिन तरीके से पे ऑफ करता हूँ, ये चीज भी मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग से हासिल हो सकती है। और एक चीज है कि बहुत सारे डिफरेंट एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा हो सकता है कि मैंने इक्विटी में ज्यादा कर लिया। अभी
अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस से जाता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि मेरे लिए इक्विटी कितना सही है, मेरे लिए डेट कितना सही है, मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, अभी मान लो मैंने इक्विटी में ज्यादा किया हो और मार्केट नीचे चला गया तो मुझे लॉस हो सकता है। और उसके सामने अगर मैंने डेट ज्यादा कर लिया और इक्विटी मार्केट में गया तो वहां पे भी मुझे लॉस होता है। तो ये जो बैलेंस संतुलित करने की जो बात है वो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग बेस से काफी अच्छी तरीके से मिल सकती है। और एक बहुत ही बढ़िया सा फायदा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का है कि मैं एक मेरी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को मैं बहुत ही, जैसे अभी ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में मेरी इनकम कम हो सकती है, धीरे धीरे जैसे मेरे एज बढ़ेगी, मेरे अलग अलग लाइफ स्टेजेस आएगी तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी। तो मेरी जो एक लाइफस्टाइल है उसको भी सुधारने में फाइनेंशियल प्लानिंग जो वे है, जो रोड मैप है, वो मुझे काफी अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। जी, तो इसको अगर आप सही शब्दों में या छोटे शब्दों में समझें तो आप इसे DDLJ का नाम दे सकते हैं। यानी कि डिसिप्लिन आपको अपना ज़रूर रखना है अपनी फाइनेंशियल जर्नी में। इसके अलावा आपको डाइवर्सिफाइड करना है, दूसरे D से आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म अपने गोल्स को पहले इख्तियार करें, डिसाइड करें, उसको आप फिट करेंगे और लास्ट में J से अपनी जर्नी को आप डिसाइड करने हैं कि कैसे ये जर्नी पूरी आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो एक मोटे मोटे शब्दों में आपको विरल ने ये सब बातें समझाई हैं। और सुमित जी, आपने DDLJ कहा, मैं भी बोलूंगा अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग में से करेंगे तो कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होगा अगर आपके जीवन में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से। हमारे साथ चंदन मौजूद है बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र से। चंदन सर नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, मैंने पोर्टफोलियो भेजा था जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो सही है या कुछ चेंज करने की जरूरत है सर उसमें। ओके, तो चंदन का पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। चंदन की उम्र करीब 49 साल है और इन्होंने जो इनकी मंथली इनकम है, मंथली आय है वो 40,000 के आसपास के है। और चंदन का जो सवाल है कि ये 2,000 की SIP जो है, इनका पोर्टफोलियो का जो रिव्यू है वो करना चाह रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, पारिक फंड, या फिर इनका जो लक्ष्य है वो 10 लाख के आसपास का है। अगले 11 साल में टारगेट 10 लाख और 15 साल में टारगेट 1 करोड़ के आसपास का आंक रहे हैं। तो विरल, आपने इनका पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, क्या राय रखते हैं आप चंदन के लिए? चंदन जी का जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के हिसाब से जो निवेश कर रहे हैं काफी इजीली वो अचीव कर सकते हैं उनके टारगेट। 8 साल में उनको 10 लाख चाहिए, 11 साल में 10 लाख चाहिए और 15 साल में 1 करोड़ चाहिए। सो मोटा मोटा अगर यही इन्वेस्टमेंट्स वो कंटिन्यू करते हैं तो इजीली सिर्फ जो प्रॉफिट है वो 1.3 करोड़ के आसपास का वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ओवरऑल प्रिंसिपल और प्रॉफिट मिला के ऑलमोस्ट वो 2 करोड़ अचीव कर सकते हैं अपने पूरे लाइफ स्पैन टाइम में, तो उन्होंने अपने टेन्योर्स बताए हैं। यानी ये 15 साल में, आने वाले 15 साल में वो इजीली जो उनके लैंडमार्क्स उन्होंने सोचे हैं वो इजीली अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो सोच रहे हैं कि 2000 उनको इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली वो भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि एनी विच वेज ये जो अभी कर रहे हैं इससे तो वो अचीव कर ही पाएंगे। और अगर वो 2000 अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा फंड कि एक हाइब्रिड फंड वो ले सकते हैं, क्योंकि बाकी उनके जो सारे फंड्स हैं वो प्योर इक्विटी फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड कर सकते हैं, कैनेरा का हाइब्रिड फंड या ICICI का हाइब्रिड फंड वो ऐड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी सही है। मैंने जो एजम्पशन रखा है, जो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न का, वो मैंने 12% रखा है। इसके हिसाब से 15 साल में इजीली वो अचीव कर सकते हैं। जी, 15 साल में आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। एक एडिशन जो आप करना चाह रहे हैं वो 2,000 रुपये की SIP का, उसमें आप हाइब्रिड फंड ऐड कर सकते हैं, जिनके विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो चंदन जी, आपको राय उम्मीद है आपको मिल गई होगी अपने पोर्टफोलियो पर। अच्छा, अब दीपक जी से बातचीत करते हैं। दीपक जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार दीपक जी। सर मैं 5,000 रुपये पर मंथ की SIP कर रहा हूँ। ओके, जिसमें मेरे फंड एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है 1500 रुपए, एक एक्सेस ब्लू चिप फंड है 1500 रुपए, एक एक्सेस स्मॉल कैप फंड है 1,000 रुपए, ओके, और एक UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है 1,000 रुपए। ठीक है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ, क्या मेरा ये पोर्टफोलियो ठीक है? मैं लगभग 20 साल टाइम पीरियड है, 20 साल तक मैं SIP करना चाह रहा हूँ। ओके, और करीब टारगेट है मेरा करीब 2 करोड़ रुपए का। ओके, तो इसमें मुझे कुछ और ऐड करना है या मेरा ये पोर्टफोलियो सही है? चलिए विरल, इनके पास इन्होंने अपनी SIPs के नाम बताए, 5,000 रुपये के आसपास की SIPs करते हैं हर मंथ में।
क्या ये पोर्टफोलियो इनका सही है? 20 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। और दूसरी चीज, क्या इनको इंक्रीमेंटली थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना चाहिए अपनी एसआईपी में एवरी ईयर? क्या करें? सुमित जी, सही कहा आपने। जो आपने अंतिम में कहा वही मेरी शुरुआत होगी। उनको डेफिनेटली स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। उनकी इनकम आज के तारीख में 35,000 उन्होंने बताई है। अगर ये जो इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं उनके हिसाब से तो उनका कॉर्पस 50 लाख तक ही बन सकता है, जो उनका टारगेट है। तो डेफिनेटली उनको अगर 2 करोड़ अचीव करना है सुमित जी, तो उनको एटलीस्ट 20,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो सजेशन यही रहेगा कि आप स्टेप अप एसआईपी करिए। आपकी जैसे ही इनकम का कुछ हिस्सा बढ़ता है, वैसे ही उसको उसी चीज को आप आपके इन्वेस्टमेंट में उसको कन्वर्ट करिए, यानी स्टेप अप करिए। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, स्टेप अप करिए। 2 करोड़ का अगर अचीव करना है तो 20,000 की एसआईपी को टारगेट करना पड़ेगा उनको उनके अपने लाइफ टाइम में। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये देखा गया है कि उनके जो एएमसी यानी एक ही एएमसी के 2 फंड्स हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि अगर आपको, हालांकि आपके ओवरऑल फंड्स भी कम है, तो उसी में आप 2 एएमसी के फंड ना ले, आपके एएमसी चेंज करें। जैसे अभी एक्सिस में आई थिंक अपने दोनों रखा हुआ है फंड, तो एक को निकाल के दूसरे में शिफ्ट करिए। और कैनरा ब्लू चिप, ये चीज आप ब्लू चिप यानी लार्ज कैप कैटेगरी में आप उसको ऐड कर सकते हैं। और अभी अगर आगे जाके अगर आप स्टेप अप एसआईपी भी अगर आप पॉसिबल है आपके एंड से और आप करना चाहते हो, तो आप एक लार्ज एंड मिड कैप भी आप रख सकते हैं। जो इंडेक्स फंड आपके इसमें है, 2 इंडेक्स फंड है, उसके बदले आप लार्ज एंड मिड कैप और ब्लू चिप फंड या तो लार्ज कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं, और आपको एसआईपी भी बढ़ानी है। तो स्टेप अप एसआईपी, दीपक जी, बहुत सिंपल। आप साल दर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे अपने निवेश का जो दायरा है वो भी थोड़ा सा बढ़ाइए, और उससे आपका जो गोल है वो शायद इजीली अचीवेबल हो जाएगा। 2 जो नाम हैं वो नए आपको और बता दिए गए हैं, आप उनको भी निवेश के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसके साहू से, हमारे साथ मौजूद हैं। साहू साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। जो मैं देखिएगा जो 5 एसआईपी कर रहा हूँ वो सही है या कुछ चेंज करना है? और मेरा जो गोल है, गोल उतना अचीवमेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा उसमें, या कुछ चेंज करना है क्या उसमें? आपने 10 साल में 70 लाख का लक्ष्य रखा है, 15 साल में 60 लाख का लक्ष्य रखा है, ऐसा ही बोला ना आपने? जी 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 सर। नहीं, लेकिन एक बात बताइए साहू साहब, ये 10 साल में 70 और 15 साल में 60 क्यों कम क्यों किया आपने अपना गोल? और बढ़ेगा ना वो तो। हाँ, बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा। उसको 1 करोड़ कर लीजिए सर। चलिए 1 करोड़ कर लेते हैं। अरे 1 करोड़ नहीं सर, 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी करिए, सोचना ही है तो बड़ा सोचिए। अच्छा विरल जी, क्या किया जाए? इन्होंने 42 साल की उम्र है, 10 साल का इनका लक्ष्य जो है वो करीब करीब इन्होंने 50 लाख 60 लाख के इर्द गिर्द रखा। 15 साल में आप 1 करोड़ मान लीजिए, 1.25 करोड़ मान लीजिए। तो एक रीजनेबल जो इनके लिए एसआईपी होगी वो क्या होगी? और जिन एसआईपी में जो हमने आपको भेजी भी थी, उन एसआईपीज में जहां निवेश कर रहे हैं वो क्या सही है? क्या इनका पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग सही है, क्या फिर बदल करेंगे? साहू जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका टारगेट तो आप इजीली अचीव कर पाओगे। आप काफी अच्छी तरीके से, डाइवर्सिफाइड तरीके से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में, एसेट क्लास में आप निवेश कर रहे हो। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जैसे अभी आपकी जो एमएफ म्यूचुअल फंड में जो आपकी एसआईपी चल रही है, उससे करीबन आप 12% को भी मैं अगर एज्यूम करूं तो 90 लाख का कॉर्पस आप बना सकते हैं। आपके एनपीएस से आप 70 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। पीपीएफ में आप करीबन 16 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। सुकन्या समृद्धि से आप 7 से 8 लाख का बना सकते हैं। और आपकी एक एलआईसी की पॉलिसी है, उसमें भी आप एटलीस्ट अराउंड 10 से 12 लाख का कॉर्पस तो जुटा ही लेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि आप ऑलमोस्ट एक 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का आप कॉर्पस आप ओवरऑल इकट्ठा कर सकते हैं, तो आपका टारगेट अचीवेबल है। फंड के बारे में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो एक आपने इंटरनेशनल फंड रखा है और एक स्पेसिफिक कंट्री के रिलेटेड वो फंड है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहती हो तो आप डाइवर्सिफाई करिए, एक ही कंट्री में कॉन्सेंट्रेट ना करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ परेशानी आ गई, तो वो फंड में काफी अच्छी मार पड़ सकती है। तो वो थोड़ा अवॉइड करिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में कोई हाइब्रिड फंड नहीं है, तो वो हाइब्रिड फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। कैनरा का भी हाइब्रिड कर सकते हैं, आईसीआईसीआई का भी हाइब्रिड कर सकते हैं। तो ये आप एक देख सकते हैं। और एक चीज मुझे आपने बताया है कि आपका टर्म प्लान जो है 30 लाख का है, 30 लाख का है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके स्पाउस वर्किंग नहीं रहेंगे तो टर्म प्लान की जो कवरेज है उसको भी आप बढ़ाने का सोच सकते हैं। एटलीस्ट आपका जो गोल है उसके मुताबिक मैं मानता हूं कि आपको एटलीस्ट 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए।
तो टर्म प्लान भी अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं तो वो भी करिए, क्योंकि बहुत ही कम है आज के टाइम पे, इतना कम टर्म प्लान नहीं होना चाहिए। तो साहू साहब, आपको राय दी गई है अलग अलग प्रोडक्ट्स पर, और टर्म प्लान को लेकर भी आपको विरल ने राय दे दी है कि उसका भी कॉर्पस थोड़ा बढ़ाएं। 30 लाख सफिशिएंट नहीं है, उसकी पूंजी कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास रखें, जितना आप सही समझें उसके हिसाब से, और बाकी एक कंट्री स्पेसिफिक फंड की बजाय आप डाइवर्सिफाई करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब बातचीत करते हैं हमारे अगले दर्शक से, जो कि मुंबई से हैं, आर के गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार साहब, मेरा एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि म्यूचुअल फंड में नॉर्मली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो आमतौर पर जो एक निवेशक होता है वो अपनी रिसर्च करता है और फिर जो उसे बेटर ऑप्शन लगता है उसको वो चूज कर लेता है डेफिनेटली। और नॉर्मली म्यूचुअल फंड जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए एक निवेश होता है, मगर इस लॉन्ग टर्म के पीरियड में जो फंड मैनेजर हैं वो कभी ना कभी चेंज भी होते हैं जरूर डिफरेंट कंपनियों में। तो हम जब इनिशियल एनालिसिस करके चूज करते हैं कोई फंड को और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब ये चेंज होंगे फंड मैनेजर्स, तो हमको कैसे उसका एक परफॉर्मेंस कहा जाए, या ये कि ये अब आगे ये फंड कैसा ऑपरेट करेगा या कैसा हमको रिटर्न देगा, इसके लिए किसी प्लेटफॉर्म पर कहीं अवेलेबल होता है क्या, कि जहां एक ऑनेस्ट फीडबैक मिले कि एक ये फंड मैनेजर से दूसरा फंड मैनेजर आ गया है और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड ये है। जी गुप्ता साहब, ये बहुत मैनेजर अकेला तो शायद मैं समझता हूँ वन मैन शो तो नहीं रहता होगा, ऑब्वियसली। लेकिन गुप्ता साहब, ये सवाल आपने बहुत सिंपल तरीके से पूछा, लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही पेचीदा सवाल है और सबके मन में होता है। आज आपने इसको जाहिर भी कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए पहले तो। अच्छा विरल, ये बढ़िया सवाल कि फंड मैनेजर बदलेगा तो फंड की सिचुएशन ही बदलेगी, ऑब्वियस ही बात है। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ऋषि प्रशांत जी जो बदले हैं, तो इस तरह के अगर बड़े फेरबदल होते हैं तो कैसे अपने आम निवेशक इसे समझें, उनके लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा गुप्ता जी को भी और सारे दर्शकों को भी कि ऐसा पहले तो नहीं हो, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि फंड मैनेजर चला गया या CIO चला गया या कोई बड़ा आदमी चला गया तो मुझे क्या ये फंड से निकल जाना चाहिए या ये फंड खराब हो गया या होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फिल्टर्स, बहुत सारी चीजें को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीजों को, पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको अगर आपके म्यूचुअल फंड को अगर रिव्यू करना है तो आपको ऐसी कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपने जो फंड में निवेश किया है वो फंड का बेंचमार्क क्या है। यानी हर एक फंड का एक बेंचमार्क होता है, वो बेंचमार्क से आपको कंपेयर करना चाहिए कि उसने कितना रिटर्न दिया है। दूसरी चीज, एक बार मैंने देख लिया कि बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क से क्या परफॉर्मेंस हुआ है, फिर उसी पीयर ग्रुप में, अभी मान के चलो मैंने फ्लेक्सी कैप में किया है तो बाकी के जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। ठीक है, अभी मुझे कितना अल्फा जनरेशन, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, साइड से कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट एक बार देखना है कि मुझे वो कितना बढ़ा के रिटर्न्स दे रहा है। यानी मैंने पेयर कंपैरिजन कर लिया, मैंने बेंचमार्क देख लिया, तो मेरा कुछ अल्फा जनरेशन, यानी मान के चलो 10% अगर बेंचमार्क ने दिया है तो क्या मेरा फंड 12-13% यानी कुछ बढ़ा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और सिमिलर वे में पीयर ग्रुप में भी देखना है कि कितना अल्फा जनरेशन हो रहा है। फिर अगर मुझे आप अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि 2-3% का अगर कुछ डिफरेंस रहेगा ना तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये एक वन ऑफ द पैरामीटर है कि आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देख रहे हो। उसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स, आपके गोल्स क्या है, आप कितना साल रुकना चाहते हो, लॉन्ग टर्म है बट क्या आपके गोल्स शॉर्ट टर्म में भी है, कुछ लॉन्ग टर्म में भी है, लॉन्ग टर्म में कितने हैं, कितना परसेंट इक्विटी में किया है, कितना परसेंट डेट में किया है और बाकी और कौन से एसेट्स में आपने किया है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि 2-3% से इतना फर्क नहीं पड़ता है, आपके बाकी पैरामीटर्स को भी थोड़ा सा देखिए। फिर और एक पैरामीटर है रोलिंग रिटर्न। ये एक काफी अच्छा पैरामीटर है म्यूचुअल फंड को जज करने का कि मेरा फंड रोलिंग रिटर्न में, यानी हर महीने, हर क्वार्टरली में, हर 6 मंथ्स में, क्या वो मेरे मार्केट के मूवमेंट जो है उसके अनुरूप वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। और उन्होंने परफॉर्मेंस देखने की बात की कि ये सब चीज मैं कहाँ पे देख सकता हूँ या कहाँ पे मिल सकता है। तो ऐसे 2 वेबसाइट काफी पॉपुलर है, एक तो वैल्यू रिसर्च है, एक मॉर्निंग स्टार है, जो ये 2 वेबसाइट्स आपको डेटा प्रोवाइड कर सकती है, आपको बता सकती है। बट गुप्ता जी और सुमित जी, आपको भी पता होगा, या तो गुप्ता जी को मैं बताना यहाँ पे ये चाहूंगा,
फाइनेंशियल एडवाइजर की भी एक इम्पोर्टेंस है जी। उसको भी थोड़ा सा आप आपके ये जो सब चीज करना चाहते हैं आप उसके साथ डिस्कस करके उनको समझ के, क्योंकि वो शायद से आपका बिहेवियर, आपके जी, गोल्स, बिल्कुल। आपके कंसर्न वो समझ सकता है। तो गुप्ता जी, बहुत सारे पक्ष हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा अपने निवेश से पहले, और बहुत सारी बातें विरल ने आपको बताई हैं, उसको भी आप आधार मानकर अपने फंड के फैसलों पे, निवेश करते समय के जो फैसले हैं उनको चुन सकते हैं। अच्छा विरल, आपकी तरफ से टॉप पिक्स कौन से आपने चुने? टॉप पिक्स क्वांट का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। इक्विटी टैक्स सेवर, कैनरा इक्विटी टैक्स सेवर, यानी मैं टैक्स सेवर को भी हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूं, तो टैक्स सेवर में कैनरा देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप इजिम का फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, काफी अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न्स आया है। और एक मल्टी एसेट अगर आप डिफरेंट एसेट क्लास में सोच रहे हैं तो आईसीआईसीआई का एक मल्टी एसेट फंड भी काफी सही रहेगा। तो ये 4 टॉपिक आपको विरल ने बताई हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो इनको भी चुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विरल, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे आज के टॉपिक पर बताने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।